हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने जो अभी 2025 में आपका सीबीएसई 10th का एग्ज़ाम हुआ, मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हमने सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन, सेक्शन ए जो होता है खंड का के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, जो एमसीक्यू थे, और जो असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन होता है वो सारे हमने कर लिए थे। ठीक है, अब सेक्शन बी यानी कि खंड खा को हम सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट आप देख लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। और ये सेट जो आपका है क्वेश्चन पेपर का जो कोड है 331 है। चलो सॉल्व करते। तो सेक्शन बी यानी खंड खा का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, दो नंबर के। तो इसमें कहता है 4 की इक्वल टू इतना हमें दिया हुआ है, तो कह रहा है के का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले सबसे पहले दिया क्या है, हमें 4 के दिया है, हमें 4 के इक्वल टू दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60, तो 60 तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होता है, और इसका क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक, -2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, उसी का उल्टा और इसका स्क्वायर। ठीक है, -2 10 स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 √3 और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 के इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू √3 यानी कि 3 आता है, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर -2। अब देखो 1/√3 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/3, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा 4 के इक्वल टू 3 - 8 -2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 - 8 -5 और -2/3। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर लेते हैं। ये हमारा 4 के इक्वल टू इतना है, एक मिनट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा 4 के इक्वल टू इतना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 और -15 और -2, और 4 की इक्वल टू हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे, -17/3 हो जाएगा, और की वैल्यू निकालेंगे तो -17 अपॉन एक मिनट -17/3, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा के इक्वल टू -17/12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि एक निश्चित परीक्षा प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/12 है, यानी कि जो राइट आंसर की प्रायिकता है वो कितना है, x/12। मैं ऐसे लिखता हूँ PR, P मतलब प्रोबेबिलिटी, R का मतलब राइट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x/12 है। इसी प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान ना, यानी कि मतलब कि रॉन्ग आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 5/6, यानी कि मैं ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग। ठीक है, कितना है, 5/6 है। तो कह रहा है एक्स का मान बताना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि PR यानी कि राइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग यानी कि R और R0। ठीक है, आप जानते हैं ना कि यानी कि सही होने की और सही ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम योग कर लें तो कितना आता है, 1। सम जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/12 और ये हो जाएगा 5/6 इक्वल टू कितना, 1। x/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 5/6। सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 6 - 5/6 और इक्वल टू 1/6। तो x इक्वल टू हो जाएगा, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 1/6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ये हो जाएगा 2/12 और यहाँ से 1/6। फिलहाल में इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी, मैं एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो एक्स कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 23 में हमारा 2 क्वेश्चन है, एक का और खा करके है, 2 अथवा में है, आप दोनों में से एक को सॉल्व करना है, मैं दोनों सॉल्व करके बताता हूँ। कह रहा है बस छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने दोनों से विभाजित हो। तो छोटी सी छोटी सब संख्या की जब भी बात करता है तो हमें क्या निकालना होता है, SCF यानी कि मासा हमें निकालना होता है। तो बहुत ही आसान है, अब भाग विधि से हम निकालेंगे। तो सबसे छोटी वाली संख्या इसमें 462 है, और इससे डिवाइड कर देंगे हम किसको, 644 को। डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, पहली बार तो 1 बार जाएगा, 462 डिवाइड करते हैं, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से ये 1 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं 462 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार जा सकता है, तो 2 बार ले जाते हैं, 2 2 जा 4 और ये 3 6। इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से 8 आएगा, और यहाँ से 9 आएगा, और ये हट जाएगा। फिर 98 से डिवाइड करते हैं, 98 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 182। कितनी बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जा सकता, 1 बार जाएगा, 1 बार ले जाते हैं, माइनस करते हैं, सॉरी 8 है ये,
एक बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे ये 4 आएगा और ये हो जाएगा 8। फिर 84 से 98 को डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या निकालते हैं इसमें, एलसीएफ नहीं, एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एलसीएम निकालते हैं। तो कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या की जो इतने दोनों से विभाजित हो जाए तो इसका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 644, सॉरी यहाँ पे निकालते हैं 644 और 462, 462 डिवाइड करते हैं पहले इसको 2 से, तो 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा, सॉरी 2 6 जा और उसके बाद 2 1 जा, ये 2 3 1, ये नहीं से डिवाइड होगा। और 3 से करते हैं, ये 3 से नहीं होगा, 161 इसको लिख लेते हैं और ये हो जाएगा ये हो जाएगा किससे, ये 3 से होगा, 3 7 जा और 3 7 जा। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से हो रहा है 7 2 जा और यहाँ से 2 आएगा, 7 3 जा और 7 11 जा, फिर 11 और 11 से करेंगे तो 11 आएगा, 23 से कर देते हैं तो 23 खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितना आएगा वो हमारा छोटी छोटी संख्या हो जाएगी जो दोनों से विभाजित होगा। चलो अब हम ख वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 3 7 11 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं इतने के अनुपात में, 4 और अनुपात में है, उनका मासा यानी कि एचसीएफ हमें 11 दिया है, तो उन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी आपको संख्याएं अनुपात में दी रहे हैं तो आप उसको मान लिया करिए कि 4k एंड 5k। हमने लेट कर लिया कि जो संख्या हमारी है वो 4k और 5k है, ठीक है। अब देखो इनका आप रेशियो निकालोगे तो 4k और रेशियो 5k निकालोगे तो k कट जाएगा, फिर से वही रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं संख्या हमारी 4k और 5k है। अब बताओ अगर संख्या 4k और 5k दिया है तो आपका इसका मासा क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जैसे 4k और 5k, एचसीएफ वो चीज़ होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो 4 और 5 में से कोई चीज़ कॉमन है नहीं, ठीक है। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉमन इसमें सिर्फ के है, तो के हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अभी हम जो यहाँ पे एचसीएफ दिया उसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम इसको जो हमारे हमने नंबर्स माने हैं उनका एचसीएफ देख रहे हैं। तो इसमें 4 और 5 में तो कोई नंबर कॉमन आ नहीं रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो के को हमने कॉमन ले लिया जो कि हमारा एचसीएफ बना। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एचसीएफ हमारा कितना 11, तो हमारा जो के है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के इक्वल हो जाएगा। तो कह रहा है इन संख्याओं का लासा याद कीजिए। तो ठीक है, हमारा क्या हो गया, के 11 हो गया, तो हमारी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, हमारी संख्या क्या हो जाएगी 4। देखो पहले आप क्या करते हैं, हमारे एचसीएफ पता चल गया, के की वैल्यू कितनी है 11। अब देखो फिर से संख्या को ध्यान से देते हैं हम, 4k एंड 5k। मैं पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बताओगे 4 और 5, पहले 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, के सॉरी 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, और के का एलसीएम कितना हो जाएगा के, ठीक है। अब देखो कैसे पता चला कि ये हमारा एलसीएम है, कैसे पता चला, आप 4 से इसको डिवाइड करो, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 के से इसको डिवाइड करो, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और भी तरीका है, जैसे 4k है तो 4k लिख दो, 5k है तो 5k लिख दो। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, के कॉमन है के को एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, टोटल 20k आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 20k हो गया, 20 और k की वैल्यू में पता है 11, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 220, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये हमें एलसीएम इसका मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद इतने के मूल वास्तविक और समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या है, 1 मिनट क्या है इक्वेशन हमारा, क्या है 4x² प्लस KX प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है 2। हमें क्या करना है, इनका क्या करना है, अगर मूल वास्तविक और समान है तो की का मान ज्ञात करना है। कब मूल वास्तविक और समान होते हैं, जब हमारा b² माइनस 4ac यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल हो जाए 0 के, इसके इक्वल हो जाए 0 के। तो b क्या है, b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a हमारा होता है x² का कोफिशिएंट यानी कि 4 इंटू c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि +1 है, तो 1 लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला k² और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला k इक्वल टू -16 को इधर लाएंगे तो +16 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट और प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। तो k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे k हमारा क्या है प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो +-4 आता है k की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि k की वैल्यू क्या होगी, +-4 होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है कि कह रहा है अल्फा बीटा इतने के शून्यक हैं, शून्यक जानते हैं ना, जो इसको शून्य कर दे बहुपद को, तो इतने का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 दिया, हमें इक्वेशन दिया है। ठीक, चलो ये हमारा इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल में जीरो नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल ही है। तो हमें पता है कि इसके शून्यक हमें बताने हैं और इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा बीटा इसके क्या है, शून्यक है अल्फ़ा और बीटा। तो बताओ जो सम होता है, सम यानी कि शून्यकों का जो जोड़ होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी। बी क्या होता है हमारा, इस वाई का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -5 अपॉन ए। ए क्या होता है हमारा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस से प्लस बना, यानी कि 5 आएगा। अच्छा, अगर प्रोडक्ट निकालें दोनों रूट्स, दोनों शून्यक का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है, सी। सी मतलब अचर पद, सी अपॉन ए होता है, जो कि अचर पद क्या हमारा 3 है, और ए हमारा क्या होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कितना आया, 3 आया। तो हमें ये दो चीज़ें पता चल गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब और बीटा की पावर 4। अच्छा देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमें दिख रहा है अल्फ़ा की पावर 3 दोनों में मिल जाएगा, क्योंकि लोएस्ट पावर अल्फ़ा की 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 लोएस्ट है, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन में हमेशा लोएस्ट निकालते हैं, और यहाँ पे बीटा की पावर 3 है, यहाँ पे बीटा की पावर 4 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, बीटा की पावर 3 कॉमन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 4 थी, 3 पावर बाहर चली गई, तो सिर्फ एक पावर अल्फ़ा बचेगा। यहाँ पे बीटा की पावर 3 थी, वो भी बाहर चला गया, तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अल्फ़ा की पावर 3 बाहर गई है, तो और यहाँ से बीटा की पावर 3 गई है, तो बीटा की पावर 1 बचेगा। अल्फ़ा तो 3 था, 3 बाहर चला गया। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखो, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का क्यूब, और ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, चलो, अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारा 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5 लिख दिया। तो 3 का क्यूब करते हैं, कितना आता है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और लगभग 135 आएगा, 135 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, बना लिया है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमें क्वेश्चन में 25 में क्या करा था कि सिद्ध करना है कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फिगर बना लिया, आप देख सकते हैं, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और L और M क्या है, दो पैरेलल लाइन्स हैं, सॉरी, दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि टेंजेंट्स हैं। पैरेलल हैं कि नहीं, अभी हमें इसको प्रूव करना है, बस हमें ये पता है कि L और M क्या है, टेंजेंट्स हैं। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि व्यास PQ है, और सॉरी, PQ क्या है, हमारा व्यास है, PQ क्या है, व्यास है। ये PQ आप देख रहे हैं ना, PQ व्यास है, यानी कि डायमीटर है, और LM क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, L पैरेलल M, हमें सिद्ध करना है L पैरेलल है M के, ये हमें प्रूफ करना है। उत्पत्ति आइए देखते हैं, यानी कि प्रूफ देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें यूज़ क्या करने वाले कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अ, होता क्या है, अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा उसको कट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 80 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 100 बनेगा। यानी कि दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। और एक चीज़, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, मान लो पैरेलल है, तो सम 180 होगा। अगर पैरेलल नहीं आपको दिया है, सिर्फ आपको दिया है कि इनका सम 180 है, तो अगर सम 180 हो गया, तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, दोनों तरीके से, अगर पैरेलल है तो सम 180 होगा, और अगर सम 180 दिया है इन दोनों इंटरनल एंगल का, तो हम कहेंगे ये दोनों पैरेलल हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखिए, एंगल पी, एंगल पी का मतलब समझ रहे हो ना, जो मैंने रेड कलर से दिखाया वही। एंगल इक्वल होगा एंगल क्यू के, और ये इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्या, कि जो रेडियस होता है, क्योंकि त्रिज्या, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श, त्रिज्या स्पर्श, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। त्रिज्या स्पर्श, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, 90 हो गया। अच्छा, अगर 90 है तो इनका सम कितना होगा, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि LM दो
रेखाएं हैं तथा LM दो रेखा हो गई और तथा PQ एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है तथा जो हमारे इंटरनल एंगल बन रहे हैं, एंगल P एंगल Q कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो L समांतर होगा M के। ठीक है, ये थ्योरम होता है, ये रूल होता है कि अगर दो इंटरनल एंगल का सम 180 हो जाता है तो हमारा L और M क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से ही हमारा ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, या आप लिख सकते हो प्रूव्ड, इति सिद्धम। और भी इसको आप इलेबोरेट कर सकते हो, बट मेरा मतलब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को सुनाना था और उसमें 2-4 लाइन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे वो हमारे सारे खत्म हो गए हैं। सेक्शन सी यानी कि खंड गा के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 वाला, जिसमें का और खा दोनों है, दोनों मैं सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, पी एक्स। देखो यहाँ पे मैंने ए बना लिया है और ये मैंने बी बना लिया है। इनका मध्य बिंदु जो है, मिड पॉइंट जो है वो क्या है, पी है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। और एक हमें जो है प्रतिबंध और दिया है, कंडीशन ये दिया है, और के का मान हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु जो होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम जानते हैं कि जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इक्वल होता है इसके पहले और इसके पहले के सम को हाफ कर देना है। तो यानी कि 3 + k अपॉन में 2 कर देना है। और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, इसके पहले और इसके दूसरे का सब जोड़ करके सॉरी इसके दूसरे और इसके दूसरे को जोड़ करके आधा कर देना है। तो 4-6/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू तो मिल जाएगी हमें 10/2, जो कि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि वाई की वैल्यू हमें कितना मिल रही है, यहाँ से 5 मिल रहा है। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। तो अगर हमें y की वैल्यू यहाँ से 5 मिल रही है, तो जो हमारा एक कंडीशन और दिया है, ये वाला कंडीशन को ध्यान से देखो, जिसमें हमें x + y -10 = 0 दिया है। क्या इसमें हम y की वैल्यू 5 रख सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू 5 रखते हैं, x + y की 5 -10 = 0। तो x और यहाँ से इसको घटाएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा, और उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। निकालना क्या है हमें, k का मान। तो अब हम इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू को 5 रखेंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 5 = 3 + k/2। तो यहाँ से 2 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 = 3 + k, और k की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो k = कितना हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 7। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बिंदुओं ए और बी दिए को मिला लिखा, 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि देखिएगा ध्यान से इसको समझिएगा। ये पहले ए और बी है, ऐसे बना देता हूँ, ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -2,2 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,8 है। ठीक है, कह रहा है कि 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। 4 समान भागों में इसको बांटते हैं। देखो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, तीसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये चौथा हो गया। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसको मैं छोटा करने का प्रयास करता हूँ जिससे इक्वल दिखे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इक्वल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,8 है। तो आपको इन्हीं पॉइंट में आपको नाम देता हूँ पी क्यू आर, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पी क्यू आर के। तो पहले मैं पी का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। अच्छा बताओ, अगर ये 1 है, ये भी रेशियो, इसका इन सभी का रेशियो 1 होगा, क्योंकि क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, अच्छा मैं अगर सिर्फ पॉइंट पी को फोकस करता हूँ तो इधर ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, ये सॉरी 1 हो जाएगा। एक मिनट। ठीक, और यहाँ से लेकर के जो ये होगा पूरा बी तक, ये कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लो, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा पी वाला पॉइंट है, पी वाला जो पॉइंट है, ये ए बी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 1:3 में। अरे मैं सिर्फ पी को दे रहा हूँ, इन सबको भूल जाता हूँ, इन सबको छोड़ देता हूँ। तो हमें इधर 1 मिल रहा है, इस साइड 1 मिल रहा है, और इस साइड कितना मिल रहा है, टोटल 3। तो इसको कह सकते हैं 1:3 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि टोटल 4 पार्ट है, टोटल 4। तो अब कोऑर्डिनेट निकालना है पी की। कोऑर्डिनेट निकालना मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में समझाया था किस तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से। पहले आपको रेशियो लिखना है। रेशियो क्या है, 1:3। रेशियो क्या है हमारा, 1:3। ठीक है, 1:3 लिख लिया। अब हम सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को ऊपर लिखते हैं। ये कोऑर्डिनेट कितना है, 2,8। ठीक है, और पहला वाला कोऑर्डिनेट नीचे लिख देते हैं, -2, बस आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, देखो
करना क्या है, आपको 1 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर करके दोनों को ऐड कर देना। 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2, और 3 और -2 का मल्टीप्लाई -6। इनको ऐड करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे तो माइनस ही रहेगा ये, अपॉन में 2। और फिर 1 और 3 को इधर भी लिख देते हैं, वो जो हमारा रेशियो है, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8, और 3 का 2 से करोगे तो कितना आएगा 6। दोनों को प्लस कर देते हैं और डिवाइड में 3 और 1 को ऐड करना है, 3 और 1 को, यानी कि 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे भी 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है 4। बस सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना बनेगा, ये -4/4 बनेगा, और ये कितना बनेगा 14/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, -1 आएगा, और कॉमा कितना हो गया 2 7 जा और 2 2 जा, यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला पॉइंट जो हमारा P आया है वो कितना है -1/7/2 आएगा। इसी तरीके से हम दूसरा भी निकालेंगे और तीसरा भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, Q वाला पॉइंट निकालना है। अच्छा, ध्यान से देखो, क्या आपको लग रहा है Q जो है इसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट Q है, देखो ध्यान से ना, अरे 2 पार्ट इधर हैं और 2 ही पार्ट इधर भी हैं, तो क्या इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालना सबसे आसान होता है, Q अगर मिड पॉइंट है तो निकालना सबसे आसान है। क्या करना है, इसके पहले x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, तो -2 और +2 करके 2 कर देना है डिवाइड, और इसके सेकंड वाले कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो -2 और +2 मिलके 0 हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और 2 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0,5। तो हमारा जो अगला कोऑर्डिनेट है Q वो कितना आ गया 0,5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब निकालता हूँ R वाला। ठीक है, अच्छा R कोऑर्डिनेट क्या होगा, R बता सकते हो। R देखो, अगर इधर से ध्यान से देखो तो ये हमारा यहाँ तक कितना आएगा, अगर सबको प्लस कर दे 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ये कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ये कितना था -2, एक मिनट, ये था -2,2। चलो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा पॉइंट R है वो क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को 3:1 में। ठीक है, तो 3:1 लिख लिया। अब कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं 3:1 में कर रहा है, पहले दूसरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2,8। ठीक है, और पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2 -2,2। ठीक है, तो R का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। क्या करते हैं 3 और इसका 2 का मल्टीप्लाई 1 और -2 का, तो 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 1 और -2 करेंगे तो -2, बीच में प्लस लगाएंगे तो फिर माइनस बनेगा, इसलिए नहीं लगाया, और डिवाइड में इन दोनों का प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा 4। इसी तरीके से इधर भी हम लिख लेते हैं क्या, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इधर 3 इधर 1, इसको प्लस कर, इधर मल्टीप्लाई इधर इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 और 3 का 24, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, जो कि प्लस लगा के लिखेंगे तो इतना, और डिवाइड में इन दोनों का प्लस, तो 3 और 1 4 आ गया। निकाल लेते हैं क्या होगा, R इक्वल टू, इन दोनों का प्लस करते हैं, इन दोनों का माइनस करो कितना आएगा 4, और 4/4 बनेगा, कॉमा इन दोनों का प्लस करो कितना आएगा 26/4। क्वाड्रेटिक निकालते हैं, 4 से 4 कटेगा तो 1 ही आएगा, और इसको 2 से कर देते हैं तो 13/2 आएगा। ठीक है, 13/2। तो हमारा जो R वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 1,13/2। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब जो 10th का पहला चैप्टर होता है वहाँ से है, जिसमें आपको प्रूफ करना है 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको प्रूफ करना है परमेय अपरमेय। चलिए देखते हैं, हमें नंबर दिया है 5√3 + 2/√3। हमें प्रूफ करना है, सॉरी 2/3, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जबकि हमें एक फैक्ट दिया हुआ है कि √3 एक अपरमेय संख्या होती है, तो उसी का यूज़ करना है। इसमें छोटी सी जानकारी में दी है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, उसी का यूज करके हमें प्रूफ करना है कि ये अपरमेय है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, एक मिनट में फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं, क्या मानेंगे, माना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना, उल्टा मानते हैं। अगर ये कह रहा है प्रूफ करो अपरमेय है तो मान लेते हैं कि ये क्या है, परमेय है, +2/3 माना इतना एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय है। कह रहा है प्रूफ करो परमेय, लेकिन हम इसको मानते हैं परमेय, और इसको मान करके हम कुछ आगे ऑपरेशंस करेंगे। अगर वो गलत हो जाते हैं ऑपरेशंस तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो मानना था वो गलत था, ये अपरमेय है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना इतना एक परमेय संख्या है। ठीक है,
तो परिमेय संख्या अगर है तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, कोई भी परिमेय संख्या अगर है तो उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5√3 प्लस 2/3 इक्वल टू, अगर ये परिमेय है क्योंकि इसको हमने मान लिया परिमेय है, अगर ये परिमेय है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा, हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही p और q कैसे हों, सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब है कि कोई भी इसमें गुणनखंड एक के अलावा कॉमन नहीं है, सअभाज्य। ठीक है, दो चीज़ें हमने लिख लिया कि सअभाज्य है। ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 5√3 इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब 2 + 3 को हम इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2/3। ठीक है, और √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 इधर आएगा, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, p अपॉन क्यू -2/3। देखो यहाँ पे अच्छे समझो कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको अगर आपस में जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, वो हमेशा क्या रहता है, परिमेय रहती है। ठीक है, वो क्या रहती है, परिमेय। इसका मतलब है कि ये जो है ये क्या है, परिमेय है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि 1/5 p अपॉन क्यू -2/3 एक परिमेय है। परिमेय क्यों है, परिमेय है, परिमेय क्यों है, क्योंकि p और q क्या है, परिमेय है। ठीक है, p और q क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्ण संख्या है, या हम कह सकते हैं पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, पूर्णांक है, तो p बटा q भी क्या होगा, एक परिमेय होगा, जो कि q 0 नहीं है। -2/3 ये भी परिमेय संख्या है, माइनस की तब भी ये परिमेय रहेगा, और 1/5 से भाग की जो कि 0 नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो लेफ्ट है, जो राइट हैंड साइड है वो तो परिमेय है, लेकिन क्या लेफ्ट हैंड साइड परिमेय है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि √3 क्या है, अपरिमेय है, जबकि √3 अपरिमेय है। अपरिमेय कैसे पता चला, क्वेश्चन में गिवन है, अपरिमेय है। देखो कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अपरिमेय एक परिमेय के बराबर आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो यह विरोधाभास किस लिए हुआ, यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था ये वाला कि ये इतनी जो संख्या है ये परिमेय है, ये हमारा गलत था, इसलिए। तो यह विरोधाभास, या इंग्लिश में लिखते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन, या विरोधाभास, ठीक है, यह विरोधाभास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संख्या है क्या है, 5√3/2 + 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको क्या बताया कि पहले हम उल्टा मान के चलेंगे, अपरिमेय है। मैंने क्या बताया कि पहले मैं उल्टा मान के चलूँगा, कि मान लूँगा ये क्या है, एक परिमेय है। परिमेय मान के मैं इसको, अगर परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख दूंगा। अगर आगे कुछ भी विरोधाभास होता है, कोई भी चीज़ गलत होती है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो वहाँ पे हम कह देंगे कि हमारा जंक्शन क्या है, गलत था। तो हमने यहाँ पे जो माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे आके गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, क्योंकि √3 अपरिमेय हुआ है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, अपरिमेय है। और ये क्या है, परिमेय बन रहा था, क्योंकि p और q इंटीजर है, q ≠ 0 है, दोनों सहभाज्य हैं, तो ये भी परिमेय होता है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो भी परिमेय ही रहेगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय हो गया। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि हमारा जो अजम्पशन था, जो हमारी मान्यता थी, वो क्या थी, गलत थी। इसलिए इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा देखते हैं, हमें इसको प्रूफ करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो इस यहाँ पे लिखा है अंडर रूट सेक ए -1 और सेक ए +1, इसको हम अलग अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक ए -1 डिवाइड बाई सेक ए +1, और इसको लिख सकते हैं सेक ए -1 डिवाइड बाई सेक ए +1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा सेक ए +1 और सेक ए, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे सेक ए -1। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, सेक ए -1, जो कि रूट इससे मल्टीप्लाई होगा,
सेक ए माइनस वन, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा सेक ए माइनस वन, और यहाँ पे प्लस, अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, सेक ए माइनस वन ऊपर वाला इनटू में ये वाला सेक ए प्लस वन। ठीक है, इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, ठीक है चलो इसी तरीके से लगाते हैं। देखो यहाँ पे सेम चीज़ अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस वन प्लस ऊपर क्या आएगा सेक ए माइनस, सॉरी यहाँ पे ऊपर ये प्लस में है, ठीक है ये प्लस में है, एक मिनट ये प्लस में है तो ये प्लस होगा, तो ये बन जाएगा सेक ए प्लस वन। ठीक है, डिवाइड में ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो ये क्या है सेक ए प्लस वन है और सेक ए माइनस वन है, तो ए प्लस बी और माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस वन कैंसिल हो गया, और सेक ए जुड़ के कितना हो गया टू सेक ए, और अंडर रूट ये जो फार्मूला होता है हम जानते हैं, ये फार्मूला क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी ये हो जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू सेक ए डिवाइड अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए है तो ये कितना बचेगा टेन ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा टू सेक ए है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और इंटू अपॉन में टेन ए है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस ए अपॉन में आपका साइन ए। ठीक है, तो कॉस से तो कॉस कट गया, और जब साइन ए ऊपर जाएगा तो टू कॉस सेक ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो यहीं पे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये 28 नंबर का बी वाला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हमें प्रूफ करना है कि वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए आएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपॉन में वन, और यहाँ पे लिखते हैं अपॉन में वन, तो इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो वन बार जाएगा, और यहाँ पे वन आएगा, वन माइनस यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कॉस ए आएगा, कॉस ए का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा। इस तरीके से ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा साइन ए, तो साइन ए से साइन ए को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा वन बार, वन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो वन आएगा, वन माइनस वन से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो साइन ए होना, और साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आइए अब देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए होता है, साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन में कॉस ए, इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ठीक, चलो अब हम देखते हैं क्या यहाँ से हम ये देखते हैं कि एक साइन से तो एक साइन यहाँ से कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर हमारा बन रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा बन रहा है। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है ये वाला, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा मान लेते हैं ये हमारा LHS था, ये हमारा LHS था, RHS को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा हमने क्या किया, पहले हमने LHS को सॉल्व किया, हमारा कितना आ रहा था LHS को सॉल्व करने पे, एक मिनट में लिख के बता देता हूँ। LHS को लिखने पे सॉल्व करने पे हम लोगों का आ रहा था LHS हमारा, वन मिनट, LHS हमारा आ रहा था कि साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम RHS को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर RHS डायरेक्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है। RHS को सॉल्व करते हैं, RHS कितना है टेन ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन ए को कैसे लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में टेन ए। ठीक है, सॉरी टेन ए नहीं, एक मिनट, साइन ए क्या होगा साइन ए। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो कॉस और साइन का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए और साइन ए। ठीक है, कॉस ए से इसको डिवाइड करोगे तो साइन ए बचेगा, साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करोगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा।
अब देखो अगर वो इस तरीके से बटे में रहता है तो ये वाला जो होता है सबसे ऊपर चला आता है, तो यहाँ पे ये कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चलाया, और नीचे देखो क्या है, ये जो बचे ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमें मिला कॉस ए इंटू साइन ए। देखो ये एकदम सेम आया कि नहीं, जिस तरीके से हमारा LHS था। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। पाई की वैल्यू में दी है। तो हिंदी में भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसकी एक जीवा है, मान लेते हैं ये जीवा है, ठीक है, और ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, समकोण अंतरित कर रहा है। तो कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दो चीज़ें होती हैं। त्रिज्यखंड का मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो त्रिज्यखंड का मतलब होता है, जैसे एक मान लो पिज्जा है या केक है, केक को हम इस तरीके से कट करते हैं ना, इस तरीके से। तो ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम बोलते हैं क्या, सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड। और जो वृत्तखंड होता है उसका मतलब होता है अगर हम केक को इस तरीके से कट करें, इस तरीके से, तो ये माइनर सेगमेंट होता है, यानी कि लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है इसको बृहत वृत्तखंड बोलते हैं। तो हमें इसी छोटे का एरिया निकालना है। यानी कि अगर इसमें हम बात करें, मैं आपको कलर से दिखा देता हूँ, तो किसकी एरिया की बात कर रहा है निकालने को, इस वाले एरिया की। ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसका। तो क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्यखंड पूरा एरिया होता है, ये वाला पूरा एरिया होता है। पूरा निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो ट्रायंगल का एरिया है। मैं आपको डॉट दिखाता हूँ। ये जो ट्रायंगल का एरिया है, अगर आप देख सकते हो एलो से, एक मिनट, एलो नहीं दिख रहा है, कोई और कलर यूज करते हैं, ब्लैक रेड यूज कर देते हैं, सॉरी ये यूज करते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, इसको माइनस कर देंगे। पहले हम पूरा त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे सेक्टर का, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा सेगमेंट का एरिया, जो कि ये नीचे वाला है। ठीक है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड जो होता है, माइनस कर देंगे इसमें ट्रायंगल का एरिया। मैंने ट्रायंगल लिख दिया, आप समझ जाइएगा, या मैं चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, या मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ, एक मिनट, शॉर्ट में लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे। ठीक है, मतलब मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा और फिर उसको डिवाइड, उसमें से माइनस कर दूंगा ट्रायंगल का एरिया। अब फार्मूला देखते हैं कहाँ से कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे फार्मूला मैं लगाता हूँ यहाँ पे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल हमें कितना दिया है, 90, कितना दिया है, समकोण दिया है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है किसका, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है कितने एंगल का, 2 पाई का, 2 पाई, यानी कि पूरे वृत्त में कितना 360 बनता है ना। देखो अगर मैं सर्कल बनाता हूँ इस तरीके से, ये देखो ध्यान से, ये मान लो ये है सेंटर है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है अगर ये पूरा कंप्लीट होगा तो एक पूरा सर्कल बनता है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो लेकिन हमें किसका निकालना है, पाई/2 का। पाई/2 यानी कि 90 डिग्री होता है, इतना तो समझ रहे हो ना। 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई/2 होता है, पाई/2। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया कि पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है वो 2 पाई एंगल का होता है, तो हमें पाई/2 का कितना एरिया होगा ये निकालना है। ये फार्मूला होता है, मैंने आपको समझा के लिखा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो जब भी आपको एंगल दिया रहे, दो साइड दिए रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10-10 दो साइड दिए हैं क्योंकि दोनों रेडियस हैं, 10-10 साइड दिया है और इनके बीच का एंगल दिया रहा है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए बी, यानी कि दोनों साइड 10 × 10, और इनके बीच का एंगल का साइन। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, और इसका साइन ले लेंगे, साइन 90 डिग्री। फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/2 ए बी और साइन थीटा, यानी कि ए और बी दो साइड है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये फार्मूला होता है ट्रायंगल की एरिया का, इसको नोट कर लेना। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कितना बन रहा है ये पाई अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में, सॉरी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 बन रहा है, ठीक। और ये माइनस, अब देखो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये 2 से ये बनेगा 100, 100 में से 2 को डिवाइड करो कितना आएगा, 50, ठीक। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आर का वैल्यू कितना है, आर मतलब रेडियस 10 है, तो आर स्क्वायर मतलब 100, 100 इंटू पाई की वैल्यू कितना दिया है, 3.14 दिया है, और अपॉन में 4 माइनस 50, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 100 का 3.14 से करेंगे तो कितना आएगा, 314 आएगा, अपॉन में 4 माइनस 50। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, ये अपॉन 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 314 माइनस, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बनेगा, अपॉन में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 114 अपॉन 4, और इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 3 × 12,
4 2 जा 8, 3 4 8 जा और 4 5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।